कहते हैं कि जो कैंसर है हमारे घर में रहता है, खासकर हमारी किचन में रहता है। अगर एक भी स्क्रैच आ जाए नॉन स्टिक में तो वो हार्मफुल आपके फूड में रिलीज करेगा। वो प्लास्टिक ही है, वो कहाँ जा रहा है? आपके पेट में जा रहा है, बिल्कुल बॉडी के अंदर। गरम गरम खाना प्लास्टिक के डब्बे में डाल दिया। व्हाट हैपेंस टू प्लास्टिक एट हाई टेम्परेचर? और अगर वो ठंडा हो गया हम उसे ही माइक्रोवेव करते हैं। जो मदर के ब्रेस्ट के मिल्क के सैंपल लिए गए उसमें भी कैंसर पाया गया। हाउ? अब रिसेंटली ये डेटा आने लग गया है कि मदर के ब्रेस्ट मिल्क में माइक्रोप्लास्टिक्स हैं। और वो माइक्रोप्लास्टिक कहाँ से है? डाइट। बच्चे का जो पहला खाना है उसी में माइक्रोप्लास्टिक है। ये कितनी डरावनी बात है। बिल्कुल। कैंसर जब सुनने में ही आता है पेरेंट्स को, फाइनेंशियली कितना ब्रेक करता है। ऐसी भी फैमिलीज मेरे पास आई हैं कि डॉक्टर साहब अगर थोड़ा भी बचने का चांस है हम ज़मीन बेचेंगे, हम खेत बेचेंगे, आप ट्रीटमेंट करो। ऐसी भी फैमिलीज हैं जो कहते हैं कि हमारे पास जी ये तो छठा बच्चा है, 5 और है, आप इसको जाने। ग्रीन टी कैंसर में कितना योगदान डाल रही है? ग्रीन टी कैंसर में योगदान नहीं डालती है। ग्रीन टी इज अ वेरी हेल्दी ड्रिंक टू हैव, बट ग्रीन टी जिसमें आती है वो डिप बैग, इट इज अ प्लास्टिक बैग को आप गर्म पानी में डाल रहे हो, इट इज माइक्रोप्लास्टिक्स इन योर टी। बहुत समय पहले एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चला था। उस कैंपेन में था कि इस पर्टिकुलर बेबी को ये इंजेक्शन लगना है और वो इंजेक्शन की कॉस्ट है 14 CR समथिंग कुछ। ये ऐसे कौन से इंजेक्शन है जो इतने महंगे भी जाते हैं? हवा, पानी, जमीन में कैंसर, यहाँ तक कि हमारे खाने में भी कैंसर। बच्चों में बढ़ती इस बीमारी को कैसे रोका जाए और मेंटली कैसे रहा जाए जिससे ये बीमारी आपके और आपके परिवार के पास भी ना आए। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में आ रहे हैं डॉक्टर कृतिका गोयल, जो है एक पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमाटोलॉजिस्ट फ्रॉम मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से। इस पॉडकास्ट को अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। And yes, don't forget to subscribe our channel. डॉक्टर कृतिका, इंडिया क्यों कैंसर का कैपिटल बनते जा रहा है पूरी दुनिया में? इंडिया कैंसर कैपिटल एज सच अगर हम बोले तो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। एक कारण ये भी हो सकता है कि पहले हम सबको मीडिया एक्सपोजर इतना नहीं था, इंफॉर्मेशन इतनी नहीं थी। मानो कोई हॉस्पिटल हो जहाँ 500 कैंसर केसेस आ रहे हैं बच्चों के, और किसी हॉस्पिटल में 2 ही कैंसर केसेस आ रहे हैं। लेकिन जो 2 कैंसर केसेस वाला हॉस्पिटल है वो अपना डेटा रजिस्टर कर रहा था, 500 वाला नहीं बता रहा था, बिकॉज दे डिड नॉट हैव द एक्सेस। अब सारे हॉस्पिटल्स अपने कैंसर केसेस रिपोर्ट करने लग गए हैं। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि दैट्स व्हाई अब पता चलने लगा है कि इंडिया में भी बच्चों में कैंसर हो रहा है। अब जो इंडिया में इतना कैंसर बढ़ रहा है, इनकी टाइप्स क्या हैं बच्चों में स्पेसिफिकली? बच्चों के कैंसर्स मोस्ट कॉमन होते हैं ल्यूकीमिया, जो ब्लड का कैंसर हो गया। ब्रेन ट्यूमर्स बच्चों में कॉमन होते हैं। लिम्फोमास होते हैं जो हमारी लिम्फ नोड्स होते हैं, उनका कैंसर हो गया। फिर बोन ट्यूमर्स बच्चों में कॉमन है, मसल ट्यूमर्स, किडनी ट्यूमर्स, ये सारे कैंसर्स बच्चों में देखे जाते हैं। आपने अभी ये बताई, कैटेगरीज बताई, बट सबसे कॉमन कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा है? इंडिया में एटलीस्ट इन माय प्रैक्टिस मैंने देखा है कि जो ब्लड कैंसर्स होते हैं, ल्यूकीमियाज, वो ज्यादा कॉमन है। ये होने के कारण क्या है? ल्यूकीमिया होने का कारण एज सच कोई नहीं है। 4 साल के 5 साल के बच्चों में कॉमन होता है। जेनेटिक्स मे और मे नॉट प्ले अ रोल इन ल्यूकीमिया, तो ऐसे कोई रीज़न अभी तक शॉर्ट नहीं पता चला है। इसके सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं कि ये चीज़ होने जा रही है, हो रही है? देखो, अगर ल्यूकीमिया देखें तो उसमें क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। जो हमारी TLC या WBC जिसको हम कहते हैं, आजकल सबको ही CBC पढ़ना आता है। सो WBCs जो होती हैं, जो हमारे वो बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, तो वो अगर सेल्स अपने आप बढ़ने लग जाए, बहुत हाई नंबर्स में बढ़ने लग जाए, अगर बच्चे को कंटिन्यूअस फीवर आ रहा है जो दवाई को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, स्पेशली अगर 14-15 दिन तक बुखार चले जा रहा है, दवाई देकर भी उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बच्चे हाथ पैरों में दर्द बोल रहे हैं, अचानक से सफ़ेद लगने लग जाए या कहीं से अपने आप बिना चोट लगे खून का रिसाव होने लग जाए, दीज कैन बी साइंस ऑफ कैंसर। ओके, सो अभी आपने ये ब्लड कैंसर के बारे में हमने डिस्कस किया, बट व्हाट अबाउट मसल ट्यूमर? मसल ट्यूमर we have seen in children as young as 1 month old baby. 1 month old only. Yes, 2 महीने का बच्चा। मसल ट्यूमर्स जो हैं ये ज़्यादातर कॉमन छोटे बच्चों में होते हैं।
डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का ट्यूमर है उसमें कीमोथेरेपी भी की जा सकती है, सर्जिकली रिमूव भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन टाइप क्या है और स्टेजिंग क्या है उसकी। ये आंखों के अराउंड मिल सकते हैं, बैक में मिल सकते हैं, पेट में मिल सकते हैं। आपने बताया 1 month ओल्ड बेबी में भी ये पाया गया। अब आपने सर्जरी की भी बात करी, क्या ये पॉसिबल है 1 month ओल्ड बेबी की भी सर्जरी हो रही है? यस, एब्सोल्युटली। अगर आप सही सेंटर में हो, सही सर्जन के पास हो, अब देखो सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, अब बच्चों के सर्जन्स भी अलग से इसका कोर्स होता है, पर्सन हु इज ट्रेन टू हैंडल सर्जरीज ऑफ वेरी वेरी यंग चिल्ड्रन। सो वी हैव सीन चिल्ड्रन एज यंग एज 1 month ओल्ड, few days old children get surgeries. जी। सो ये जो बोन ट्यूमर है आता तो कैंसर कैटेगरी में ही है, बट ये भी कैसे डिटेक्ट होता है, कैसे पेरेंट्स को पता चलता है कि ये चीज़ हो रही है हमारे बच्चे को या होने जा रही है? जब वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर क्या कॉमन सिम्टम्स बताता है उनके? बोन ट्यूमर्स में क्या होता है कि कई बार बच्चों का छोड़ो, अगर हम अडल्ट्स की बात करें, अगर बॉडी में कहीं पे भी दर्द होने लग जाता है तो हम कोशिश करते हैं उसको एक्सप्लेन करने की, नहीं उस दिन मैं चल रही थी तब मुझे चोट आ गई थी, मे बी इसलिए दर्द हो रहा होगा, एक्सरसाइज करते करते कुछ लग गया होगा इसीलिए दर्द हो रहा होगा। तो अगर कोई बच्चा बोन पेन की कंप्लेन कर रहा है, हाथों पैरों में दर्द की कंप्लेन कर रहा है, चलने में उसको दिक्कत आ रही है, तो ये बिल्कुल देयर इज़ अ रीज़न कि आपने जाके इसको चेक करवाना चाहिए। कहीं बोन में आपको स्वेलिंग दिख रही है जो धीरे धीरे साइज में बढ़ी जा रही है, बिना किसी कारण के बोन में फ्रैक्चर हो जाना कैन बी अ साइन ऑफ बोन ट्यूमर्स। सो ये मिथ है या फैक्ट है कि पेरेंट्स के लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि बच्चों में आगे कैंसर आ रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस। सो अब लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर की स्टडीज़ इतनी ज़्यादा आने लग गई हैं, देयर हैव बीन स्टडीज़ ऑफ प्रेगनेंसी में मदर क्या कंज्यूम करती है, उससे बच्चे के हेल्थ पे क्या असर हो सकता है। ये मैटर करता है? हाँ, बिल्कुल मैटर करता है। कुछ स्टडीज़ ये बोल रही हैं कि ज़्यादा कॉफ़ी पीने से, मदर के ज़्यादा कॉफ़ी पीने से प्रेगनेंसी में बच्चे को कैंसर के साइंस होते हैं, ज़्यादा ग्रीन टी कंजम्पशन से हो सकता है कैंसर, एंड इफ़ अ मदर इज़ कंज्यूमिंग रेगुलर इनटेक ऑफ फ्रूट्स देन इट हैज़ बीन शोन टू प्रोटेक्ट द अनबॉर्न बेबी फ्रॉम डिसीजेस, फ्रॉम ऑल डिसीजेस रादर। सो डेफिनेटली मैटर करता है। एंड प्लस एक्सपोजर टू स्मोकिंग, एक्सपोजर टू अल्कोहल, बिकॉज ये आजकल की जनरेशन में ये भी चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल है उनका। एब्सोल्युटली, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल एंड यू हैव टू मेंटेन अ हेल्दी वेट, यू हैव टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी। अपनी बॉडी एक मंदिर जैसी है, हम मंदिर में गंद नहीं फैलाते, तो यू हैव टू मेंटेन योर बॉडी इन अ हेल्दी वेट, हेल्दी एनवायरनमेंट। डोंट पुट योर बॉडी थ्रू डर्टी फूड, डर्टी थिंग्स, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल का बच्चा, एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी कैसे बर्थ करोगे? मोस्ट ऑफ ऑल ये सुनते हैं कि क्रेविंग्स है प्रेगनेंसी में, बट वो क्रेविंग्स चली जाती हैं सारी जंक फूड में, क्या ये भी कॉज कैंसर है? क्रेविंग्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग ओपिनियन है। ह्यूमन बॉडी का ना एक इनेट मैकेनिज्म है कि जो आपकी बॉडी में कम है वो आपकी बॉडी क्रेव करेगी। तो आई एम श्योर हम सबकी स्कूल में एक बच्चा था जो चॉक बहुत खाता था, स्लेट बहुत खाता था, कभी कभी किसी को आइस की बहुत क्रेविंग होती है, कोई बच्चों को मिट्टी खाने की क्रेविंग होती है। तो सो इट वॉज लेटर फाउंड कि जिनको चॉक खाने का मन करता है उनमें कैल्शियम की कमी है, जिनको मिट्टी खाने का मन करता है उनमें आयरन की कमी है। सो आई ऑनेस्टली फील कि अगर कुछ क्रेव हो रहा है प्रेगनेंसी में तो ट्राई टू हैव अ हेल्दी वर्जन ऑफ दैट फूड। जी, फॉर एग्जांपल अगर मीठा खाने का मन है तो फ्रूट इनटेक कर लो। एब्सोल्युटली राइट। जी। सो वाकई में पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सभी चीज़ों के? सी, अ लॉट ऑफ थिंग्स में पेरेंट्स का हाथ नहीं होता है, बिकॉज बच्चों के कैंसर में इंफॉर्मेशन अब नई नई आने लगी है, तो बहुत सारी चीज़ों का कारण अभी भी नहीं पता है। लॉट ऑफ थिंग्स हमें पता है कि अनहेल्दी है, बट बच्चों को कैसे अफेक्ट करेंगी माँ बाप के करने से, ये धीरे धीरे अभी डेटा आ रहा है। क्या कैंसर जेनेटिकल है? क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर होता रहता है? कुछ कैंसर्स येस। अगर आपकी फैमिली में 2 या 3 कैंसर केसेस के ऊपर हैं,
अगर किसी को कोई अबनॉर्मल कैंसर बहुत यंग एज में हुआ है जी। किसी फैमिली मेंबर को, या किसी बच्चे को कोई जेनेटिक बीमारी है, जैसे डाउन सिंड्रोम अगर आपने सुना होगा, तो जी। ऐसी कोई सिंड्रोमिक बीमारी है, इन केसेस में हो सकता है कि कैंसर के केसेस हाई हो। एंड प्लस कुछ कैंसर्स होते हैं जो जेनेटिक है, जैसे हम बात कर रहे थे आंखों के कैंसर, रेटिनोब्लास्टोमास कैन बी जेनेटिक कैंसर्स। एंड अभी आजकल जेनेटिक स्टडीज बहुत होने लगी है, तो देयर आर सर्टेन जीन्स जो अगर आपके बॉडी में पॉजिटिव हो तो आपको लेटर डाउन द लाइन कैंसर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे आपने ये आंखों के कैंसर की बात की, आपने कुछ ऐसे ट्रीटमेंट किए? जब मैं जयपुर में थी तो वी हैड अ फैमिली कि आंखों के कैंसर्स में जनरली ऐसा होता है कि अगर एक बच्चे में है तो उस बच्चे के भाई या बहन में वो कैंसर होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि अगर आपके एक बच्चे में आंखों का कैंसर है तो दूसरे भाई या बहन की जांच करवाते रहनी चाहिए जी। तो या अगर अनबॉर्न बेबी है तो उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए जी। तो वी हैड अ फैमिली, दे वर वेरी वेरी पुअर, और उनके 6 बच्चे थे, 6 में से 5 बच्चों में आंखों का कैंसर था। 5 किड्स को कैंसर। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि 5 बच्चों को कैंसर हुआ और उन 5 का ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल में चल रहा था। तो आई आस्क्ड देम कि आपने कभी टेस्टिंग क्यों नहीं करवाया? बिल्कुल। तो उस फैमिली का ओपिनियन ये था कि भाई 5 बच्चों की जेनेटिक टेस्टिंग हमारे लिए बहुत महंगी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे जब तक ऐसा बच्चा ना पैदा हो जिसको आंखों का कैंसर नहीं है। जी। सो दे फाइनली हैड अ 6th चाइल्ड जिसको आंखों का कैंसर नहीं था, एंड दे वर वेरी हैप्पी। बट वही है कि खुद को देख के बहुत बुरा लगता है कि 5 बच्चे और 5 को आंखों का कैंसर। सो एज पर मेनी स्टडीज कहते हैं कि जो कैंसर है हमारे घर में रहता है, खासकर हमारी किचन में रहता है। इसमें क्या फैक्ट्स हैं? अगर ओवरऑल देखें तो इतनी चीज़ें अब चेंज हो गई हैं, सो मच डेटा इज कमिंग। जो पहले चीज़ें हम बहुत नॉर्मल मान के चलते थे, अब जैसे चॉपिंग बोर्ड ले लो, प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड्स कितने कॉमन थे किचन में। इट इज़ ऑब्वियसली बेटर कि अगर आप वुडन चॉपिंग बोर्ड यूज़ कर लो। खाने के बर्तन अब सारे स्टेनलेस स्टील में शिफ्ट होने लग गए हैं। नॉन स्टिक का कितना इस्तेमाल होता था व्हेन वी वर किड्स। अभी भी डोसा उत्तपम बनाने के लिए नॉनस्टिक का यूज होता है। नॉनस्टिक इज सो हार्मफुल। बोलते हैं कि अगर एक भी स्क्रैच आ जाए नॉनस्टिक में तो वो हार्मफुल आपके फूड में रिलीज करेगा। वो प्लास्टिक ही है, वो कहाँ जा रहा है? आपके पेट में जा रहा है, बिल्कुल बॉडी के अंदर जा रहा है। खाने के डब्बे जो हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, प्लास्टिक, गरम गरम खाना प्लास्टिक के डब्बे में डाल दिया। व्हाट हैपेंस टू प्लास्टिक एट हाई टेम्परेचर? और अगर वो ठंडा हो गया हम उसे ही माइक्रोवेव करते हैं। और खासकर वो जो काले रंग के डब्बे आते हैं, वो काले क्यों होते हैं? क्योंकि वो रिसाइकल होते हैं और गंदे प्लास्टिक से बने होते हैं। एंड आप कभी भी देखो कैसे होता है ना, आई हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग थियरी। अब जैसे वो हर डब्बे के नीचे लिखा होता है माइक्रोवेवेबल, सेफ टू डू, तो मैं ऐसे सोचती हूँ जब भी मैं वो पढ़ती हूँ कि सेफ टू माइक्रोवेव, तो मेरे मन में हमेशा ये आता है कि तूने बोल दिया मैंने मान लिया। सो डोंट बिलीव एवरीथिंग यू रीड, इट मे और मे नॉट बी ट्रू। बट अगर आप किसी भी प्लास्टिक को कभी गैस पे रखते हैं, हम प्लास्टिक नहीं तो पिघल जाएगा, क्योंकि वो पिघल जाएगा, तो हम माइक्रोवेव क्यों करें व्हेन यू हैव द ऑप्शन कि उसको कांच के बर्तन में लेके गर्म करने का है। सेरेमिक ले लो, बट जस्ट फॉर कन्वीनियंस हम लोग बहुत ज्यादा हेल्दी हैबिट से दूर दूर होने लग गए हैं। गरम चाय जो हमारी डिस्पोजेबल कप्स, हाँ डिस्पोजेबल कप्स में राइट। आई हैव अ फ्रेंड जो हर जगह कॉफी शॉप्स में भी अपना सीसीडी में बरिस्ता में अपने घर से स्टील का ग्लास लेके आती है कि मेरी कॉफी इसमें देना। ये बहुत सारे हैं। यस, इवन आउटलेट डिस्काउंट भी देते हैं इस पे, राइट। एंड स्टील की स्ट्रॉज आने लग गई हैं। सो देयर अगर आप हेल्दी जीना चाहें तो बहुत सारे तरीके हैं, बट वही कि हमारी जनरेशन कंफर्ट की तरफ इतनी जाने लग गई कि हमको ये छोटी चीज भी बहुत अनकंफर्टेबल लगती है कि इसको माइक्रोवेव करने के लिए दूसरे बर्तन में क्यों डालना है। डॉक्टर, एक पहले सुना था माइक्रोवेव इज अ हार्मफुल, आजकल तो एयर फ्रायर भी आ गए हैं, क्या एयर फ्रायर भी हार्मफुल है? सी एयर फ्रायर में कैसा है कि द अमाउंट ऑफ ऑयल दैट इज बीइंग यूज्ड इज वेरी वेरी लेस एंड इट इज कंपैरेटिवली न्यू। पहले प्लास्टिक भी सेफ लगता था जी, पहले ऑयल भी सारे सेफ लगते थे। बिल्कुल। स्टडीज उसकी 10-15 साल बाद आने लग गई कि अब ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। पहले तो नॉन स्टिक भी सेफ ही था। बिल्कुल। तो एयर फ्रायर इज रिलेटिवली न्यू, तो अब ये कितना हार्मफुल है नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा। बट
द फैक्ट कि उसमें ऑयल कम यूज हो रहा है जी। एंड ओवरऑल ऑयल जो है रिफाइंड ऑयल्स हैं ये हेल्थ के लिए कितने बुरे और डिट्रीमेंटल होते हैं, द फैक्ट कि ऑयल ही कम यूज कर रहा है, आई थिंक इट्स अ सेफर ऑप्शन अगर फ्राइड फूड खाना ही है तो। जी। आगे अगर हम थोड़े 10-15 साल पीछे भी जाएं, अगर हम सब्जी लेने भी जाते थे तो हमारे पास थैले होते थे। आज हर चीज़ प्लास्टिक में आ रही है, हमारी सब्जी भी प्लास्टिक में आ रही है, हमारा जंक फूड भी प्लास्टिक में आ रहा है, हमारी पानी वाली बोतल भी प्लास्टिक की है। सो सारा 360 हमारा प्लास्टिक से घिरा हुआ है। सो इन चीज़ों को कैसे कम किया जाए? आई थिंक थोड़ा माइंडफुल अगर हम रहें, इफ यू सी जो प्लास्टिक बॉटल्स पानी की होती है उस पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। हाँ जी बिल्कुल। पानी तो एक्सपायर नहीं होता है कभी भी नहीं। तो क्या एक्सपायर हो रहा है? बॉटल एक्सपायर हो रही है। कार में पानी पड़ा हुआ है, वो पानी का बॉटल पड़ा हुआ है, कार गर्म धूप में पार्क्ड है, सो यू डोंट नो कि वो पानी में कितना प्लास्टिक, वो रेस कैसी आ रही है, राइट। तो यू डोंट नो वो प्लास्टिक कैसा रिलीज हो रहा है पानी में। जी। मेरे पापा का मैंने बचपन से देखा है, वेन एवर ही वेंट फॉर शॉपिंग, वेर एवर ही वेंट फॉर शॉपिंग, वो अपना थैला साथ में लेके जाते थे। आई थिंक सबके घर में हमने यही देखा होगा। तो बहुत छोटी आदत है जो हम यूज कर सकते हैं। फॉर दिस एटलीस्ट मैं क्या करती हूँ कि मैं थैले कार में ही रखती हूँ जी, ताकि वो जो लेजीनेस वाला ये है कि अब कौन जाएगा, सब्जी तो सामने रखी है, खरीद ही लेती हूँ। आई ऑलवेज हैव अ बैग इन माई कार कि कुछ लेना है तो हैंड बैग में ले लो। एवरी टाइम एनी शॉपकीपर अदर देन अ सब्जी वाला विल आस्क मी कि डू यू वांट अ कैरी बैग, आई से नो, कि हाथ में अपना सामान लेके चलो, कार में जाके नीचे ही रखना है, तो व्हाई डू यू नीड अ कैरी बैग? शुरुआत तो ऐसे ही होगी। या एंड क्यों फालतू में प्लैनेट का प्लास्टिक कंजम्पशन बढ़ाना है? वेयर आर ऑल दीज प्लास्टिक बैग गोइंग्स? दे आर गोइंग बैक टू आवर अर्थ, वहां से हमारे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। आपके आने से पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हम ये जो पानी की बोतल भी पी रहे हैं, मैंने अपनी टीम को यही बोला कि आई एम अगेंस्ट फॉर दिस। क्यों? क्योंकि यार ये प्लास्टिक में आ रहा है, हम एनवायरनमेंट को कितना गंदा कर रहे हैं। क्यों ना हम इनको अपनी बॉटल्स रखें, कांच की बॉटल्स रखें, हम ये प्लास्टिक यूज करना भी बंद करें। हम खुद अपने प्लेनेट में ये योगदान डाल रहे हैं, हम उसे गंदा कर रहे हैं। सो जितना कम प्लास्टिक हम यूज करें, वही जो बीमारियां हैं, जो कैंसर नाम की बीमारी इन्हीं से शुरू हो रही है। एंड ये सारे सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं ना, व्हाट हैपेंस टू दिस बॉटल आफ्टर यू क्रश करके डंप में? इट गोज टू द डस्टबिन। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जैसे माई पेरेंट्स यूज टू लिव इन वेस्ट इंडीज फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर लाइफ, तो जो आइलैंड्स होते हैं वहाँ पे पीने के पानी की हमेशा कमी होती है। तो इफ़ यू नोटिस किसी भी आइलैंड पे आप जाएंगे तो दिस इज द ओनली टाइप ऑफ ड्रिंकिंग वाटर दे हैव एक्सेस टू। तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं है जो हमारे पास है कि स्टील के ग्लास में पानी पी लो। जैसे हम पहले करते कि घर पे कोई गेस्ट आया तो स्टील के ग्लास में ही पानी देते थे, कांच की बॉटल्स में ही होता था। तो वी नीड टू गो बैक टू हाउ थिंग्स वर बिकॉज वी हैव दैट ऑप्शन। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट। जैसे कहते हैं ना कि पुराने जमाने का फैशन वापस आ रहा है, पुराने जमाने का लाइफस्टाइल भी वापस आएगा। अगर हम 20-25 साल भी पहले चले जाएं तो घर में तांबे के बर्तन होते थे, पीतल के होते थे। तो घर में आज हम देखा जाए तो घर में प्लास्टिक के डिनर सेट है। तो ये सारी चीजें हमें डंप करके वापस बैक टू द ओल्ड स्कूल होना चाहिए। आई एग्री विद, क्योंकि आगे जाके हम तभी अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर पाएंगे, अपने बच्चों में ये खतरनाक बीमारियां ट्रांसफर होने से हम बचा सकेंगे। बिल्कुल, छोटे डिस्टेंसेस चल के जाना, जी, सच अ स्मॉल चेंज। बिल्कुल, सब्जी वाला पहले नुक्कड़ में सब्जी वाला होता था, पैदल चल के चले जाते थे, अब तो वो कंसेप्ट ही नहीं रहा। क्विक कॉमर्स आ गया, राइट। अब मैं अगर खुद की भी बात करूं, अगर मैंने भी कोई चीज मंगानी है, आई एम अवॉइडिंग दीज ऑल थिंग्स, मैं वो क्विक कॉमर्स को चूज करता हूँ। बट एक दिन मैंने सोचा बैठ के, मी एंड माई फ्रेंड इज डिस्कसिंग कि हम करियाना वालों को किल कर रहे हैं, हम सब्जी वालों को किल कर रहे हैं, क्यों ना यार इन चीज़ों को हम बंद करें। इवन आई डिलीट सम फूड डिलीवरी एप्स। सेम हियर बिकॉज यही चीज़ है कि कंफर्ट के लिए वी आर, लाइक यू राइटली सेड, वी आर किलिंग द लाइवलीहुड ऑफ लॉट ऑफ जॉब्स। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अभी भी अगर हम देखें, हमें कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है, एक एक करके मंगाते हैं। कैन यू इमेजिन द कार्बन फुटप्रिंट जो हमारे एक ऑनलाइन ऑर्डर से हो रहा है? व्हाई नॉट सारा एक साथ बुला लो, या मेक अ रूल कि मैं हफ्ते में 2 हफ्ते में एक ही बार कुछ ऑनलाइन मंगाऊंगी, या सारा ग्रोसरीज वंस अ मंथ, जैसे पहले होता था कि पापा को फोन करके लिस्ट बताओ, महीने में एक बार बनती थी, अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो अगली बार। तो वो हर छोटी छोटी चीज के लिए ऑर्डर करना हमने कम कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। काफी समय से देखा जा रहा है कि हमारा पानी तक पोल्यूटेड हो रहा है, हमारी मिट्टी तक में कैंसर है। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज इसकी कितनी रिस्पॉन्सिबल है?
जो भी जिनके भी घर या जिनका भी लाइफस्टाइल, मानो जॉब हो गई किसी की, somebody who's working at a factory, या ऐसे गांव में रहते हैं या ऐसी एरिया में रहते हैं जहां आसपास फैक्ट्रीज हैं, तो आप देखोगे कि वहाँ कैंसर्स का रेट हाई है. इनफैक्ट पंजाब में इटसेल्फ देयर आर अ कपल ऑफ विलेजेस जहाँ कैंसर ज़्यादा होते हैं, बिकॉज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स जो होते हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, वो सॉइल में रिस जाते हैं. जी, बिल्कुल. उसी मिट्टी में उनका खाना बन रहा है, उसी मिट्टी में उनका पानी है, तो इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि जहाँ इंडस्ट्रीज हैं वहाँ आसपास कैंसर ज़रूर होगा. जैसे एक एग्जांपल है, काफ़ी समय से चलती आ रही है, बठिंडा की एग्जांपल लेते हैं पंजाब में. अभी रिसेंटली एक एग्जांपल चल रही है लुधियाना की. वहाँ पे एक बुड्ढा नाला था, वहाँ पे फैक्ट्रीज का केमिकल ही डल रहा था. तो इन चीज़ों पे लोगों के बीच में अवेयरनेस हुई, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो उस चीज़ को अब साफ करने पे आ रहे हैं. बट फिर क्वेश्चन वही है कि पंजाब में या हरियाणा में या जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये कैंसर इतना बढ़ता इसीलिए जा रहा है कि वो सारा ज़मीन में डाल रहे हैं. बिल्कुल सही बात है. पंजाब हमारा फार्मर्स से कितना ज़्यादा, वी हैव सो मैनी फार्मर्स इन आवर स्टेट. फार्मिंग में इतना ज़्यादा कीटनाशक यूज़ होता है, जो हर पौधे में इसमें कीड़े लग रहे हैं उनको भगाने के लिए. एंड उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि दे डोंट नो एनीथिंग बेटर. उनको पता नहीं है कि ये नहीं तो क्या, वॉल्यूम कितना रखना है. राइट. और इंडस्ट्रीज भी चल इसीलिए रही हैं क्योंकि हम यूटिलाइज कर रहे हैं ना. तो इंडस्ट्रीज के पास, फार्मर के पास अगर इस अनहेल्दी चीज़ को चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, तो एटलीस्ट हमारे पास वो ऑप्शन है कि हम वो चीज़ कंज्यूम ना करें. अब बहुत पहले कुएं का पानी इतना पिया करते थे, अब धीरे धीरे पंजाब में ही एक गांव है जहां बहुत कैंसर के केसेस आने लग गए. वहाँ पता चला कि वो कुएं के पानी में हैवी मेटल्स थे. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनके लिए हम थोड़ा माइंडफुल रहें, थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मैंने बोल दिया कि इंडस्ट्री में केमिकल बहुत ज़्यादा है और मेरा घर इंडस्ट्री के पास है तो मैं अपना घर उठा के चली. सारे नहीं अफोर्ड कर सकते वो चीज़. तो इसीलिए इंडस्ट्रीज ने भी थोड़ा माइंडफुल होना चाहिए. देयर शुड बी मोर रिसर्च अबाउट हेल्दियर अल्टरनेटिव्स ऑफ दोज हार्मफुल बेंजीन्स या ऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड्स यूज़ हो रहे हैं, उसके लिए कोई हेल्दियर वर्जन होना चाहिए. फार्मर्स में ही गवर्नमेंट ने कितने सारे, अब गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स कि फार्मर्स शुड गेट अवे फ्रॉम दीज हार्मफुल पेस्टिसाइड्स. गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हार्मफुल पेस्टिसाइड्स की लिस्ट है, उन्होंने अपलोड की है. यस, कि ये आप पेस्टिसाइड्स अपने फार्मिंग में ना यूज़ करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की कोशिश करें. और किसान कवच है कि फार्मर्स खुद उसको पहन सकते हैं पेस्टिसाइड से बचने के लिए. जिन घर में फार्मिंग होती है, इंश्योर करें कि बच्चे उस पेस्टिसाइड्स के आसपास ना जाएं, उनके साथ ना खेलें, ये पेस्टिसाइड्स घर में ना रखे हो, है ना. डॉक्टर साहब, एक और बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि ज़िंदगी भर मैंने ना स्मोकिंग करी, ना मैंने ड्रिंक करी, ना मैंने नॉनवेज खाया, फिर भी मेरे को कैंसर क्यों हुआ. बहुत सारी चीज़ें ना, मुझे ऐसे लगता है कि बियॉन्ड दिस भी होती हैं. वन ऑफ दीज थिंग्स आई फील इज स्ट्रेस. कि अभी आजकल की दुनिया में हर चीज़ का इतना स्ट्रेस है, छोटी से छोटी बात का स्ट्रेस है. घर से हॉस्पिटल के लिए टाइम से निकलने का स्ट्रेस, वहाँ तक पहुँचने में रास्ते में ट्रैफिक का स्ट्रेस, उस रास्ते में मैं जो पेशेंट्स के लिए चिंता कर रही हूँ उसका स्ट्रेस, घर पे खाना बनाने का स्ट्रेस, डब्बे का स्ट्रेस, बच्चे की स्कूल का स्ट्रेस, किसी ने क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया, उसका स्ट्रेस. आजकल हम इतना सोचने लग गए हैं, इतना सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल से दूर जाने लग गए हैं, एंड द माइंड इज नेवर एट रेस्ट. पहले लाइक इफ यू वर ड्राइविंग तो यू यूज टू स्पेंड सम टाइम विद योर ओन थॉट्स. अब वो है ही नहीं, इंस्टेंटली फोन पे हम लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ चाहिए कॉन्स्टेंटली माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. तो ये these all small things add to the stress a lot. और ये स्ट्रेस ना कहीं बॉडी से बाहर बन के निकलता है. और ये स्ट्रेस इज कॉज कैंसर. यस, एब्सोल्युटली. आई फील कि जितना नेगेटिविटी, जितना गुस्सा, जितनी नफरत, जितना पेन, जितना दर्द हम अपने शरीर में रखते हैं, ये किसी ना किसी बीमारी के फॉर्म में ही बाहर आएगा. तो मोस्ट कॉमन इज कैंसर. सो क्या ये कैंसर बच्चों में 100% हील हो सकता है?
बच्चों के कैंसर्स जो होते हैं ऑब्वियसली स्टेज पे डिपेंड करता है। कई बार कुछ कुछ कैंसर्स होते हैं जो लेट स्टेजेस में ही पता चलते हैं, बट मैक्सिमम जो सबसे कॉमन होता है जो ल्यूकीमिया है वो 80-85% पूरी तरह से ठीक हो सकता है। एंड लिम्फोमाज इनफैक्ट इज वन ऑफ द कैंसर्स की स्टेज 4 भी हो तो कम्प्लीटली क्योर हो जाता है, प्रोवाइडेड कि पेरेंट्स सही टाइम पे हेल्प ले लें। जैसे हम बात भी कर रहे थे पहले कि आपने बताया था कि एक स्टडी हुई उसमें कि जो मदर के ब्रेस्ट के मिल्क के सैंपल लिए गए उसमें भी कैंसर पाया गया। हाउ? अब रिसेंटली ये डेटा आने लग गया है कि मदर के ब्रेस्ट मिल्क में माइक्रोप्लास्टिक्स हैं। और वो माइक्रोप्लास्टिक कहाँ से आए? डाइट, प्लासेंटा में जो बच्चे की नाल होती है उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स, मदर के ब्रेस्ट मिल्क में माइक्रोप्लास्टिक्स। अब ये किस बच्चे का तो खाना ही वो है माँ का दूध, तो ये पता नहीं अब किस फॉर्म में किस बीमारी में इस बच्चे को हार्म करेगा। बट दिस इज सच एन अलार्मिंग थिंग कि बच्चे का जो पहला खाना है उसी में माइक्रोप्लास्टिक है। ये कितनी डरावनी बात है। बिल्कुल। तो इसीलिए लाइक वी वर डिस्कसिंग अर्लियर, वी नीड टू गो अवे फ्रॉम प्लास्टिक। सो सभी तरफ प्लास्टिक खत्म करो, लेट्स गेट बैक टू द ओल्ड स्कूल लाइफस्टाइल। सो उसी से ये सोल्यूशन हो सकता है। डॉक्टर साहब, एयर पोल्यूशन से भी कैंसर हो रहा है? एयर पोल्यूशन से अब धीरे धीरे स्टडीज़ आने लग गई हैं कि जो ब्लड कैंसर्स की हम बात कर रहे थे, कुछ कुछ शहरों में ये देखा गया है कि येस इट डज कॉज कैंसर्स लेटर इन लाइफ। एंड ओवरऑल वो अनहेल्दी चीज़ है ना, क्योंकि ये दिल्ली की ही बात देख लो, छोटे छोटे बच्चे, वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैड ट्विन चिल्ड्रन, 2 महीने के थे तब आईसीयू में एडमिट हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। हाँ, घर में रहते रहते इतना ज्यादा पोल्यूशन का इफेक्ट हो रहा है, सारे एयर प्यूरिफायर्स यूज कर रहे हैं, इट इज सो डेंजरस। और ये हर चीज में किसी ना किसी तरीके से बाहर आना है, तो इट इज वेरी डेंजरस। अभी मैंने रिसेंट न्यूज में भी सुना, ये जो चंडीगढ़ में एयर प्यूरिफायर लगा है वो अब बंद करने जा रहे हैं। वो कहते हैं वो लिमिटेड एरिया में ही कर रहे हैं। अगर आज हम अपना AQI लेवल भी देखें तो वो वर्स्ट से वर्स्ट है। और चंडीगढ़ में ये चीज होना, जहाँ इतनी हरियाली है, देयर आर माउंटेन्स एवरीवेयर, पानी इतना है, इट इज अ वेरी स्कैरी थिंग कि चंडीगढ़ जैसी जगह में भी AQI इतना बुरा हो रहा है। बिल्कुल। इसके लिए यही है कि हम घर में अपने पौधे रखें। एवरीबडी शुड हैव अ होम गार्डन। वी शुड स्विच फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। EV पे आ जाएं सभी। यस, क्योंकि यही फ्यूचर है। आगे देखें तो it kind of protects you from air pollution. Your contribution to the nature pollution is coming down. जी। सो डॉक्टर साहब, इंडिया में तो पेशेंट है ही हैं, बच्चे जो कैंसर से जूझ रहे हैं। क्या आपके पास आउट ऑफ द कंट्री भी बच्चे आते हैं जो कैंसर पेशेंट है? यस, अभी वी हैड अ चाइल्ड, बांग्लादेश का बच्चा था जी। आई थिंक 13-14 ईयर्स का था। ही वॉज जस्ट स्टडीइंग फॉर हिज एग्जाम्स एंड बस पेट दर्द होने लगा तो अल्ट्रासाउंड कराई वहाँ पे और उसको स्टेज 4 कैंसर निकला। और पेरेंट्स पैनिक करने लग गए कि क्या करना है। तब फिर वो हमारे पास लेके आए थे एंड वी ट्रीटेड दैट चाइल्ड। सो उस बच्चे का जब वो स्टमक में उनको इन्फेक्शन या दर्द का पता चला, सो ये स्टेज 4 तक पहुँच गया। क्या बच्चे को पहले कोई सिम्टम्स ही नहीं आए? उसको इस पर्टिकुलर बच्चे को नहीं थे जी, बट बहुत सारी चीज़ें ना पेरेंट्स की इंटेलिजेंस पे भी डिपेंड करती हैं। We had a very little baby. I distinctly remember that case कि उसकी मम्मी ने उसके लिए, जैसे हम दिवाली के लिए शॉपिंग करते हैं, तो दिवाली पे कपड़े खरीदे 2 हफ्ते पहले एंड दिवाली पे पहनाने गई तो पेट से शर्ट बंद ही नहीं हो रहा था। तो शी गॉट सस्पिशियस कि अभी खरीदा था, अभी शर्ट छोटा हो रहा है। शी गॉट एन अल्ट्रासाउंड डन, उसको किडनीज का कैंसर निकला एंड इट वॉज एन अर्ली स्टेज कैंसर, सो वी कुड क्योर इट। तो पेरेंट्स की अवेयरनेस से भी बहुत फर्क पड़ता है। सो पेरेंट्स को सतर्क रहना चाहिए बच्चों के छोटे छोटे सिम्टम्स को लेकर। क्या आपके पास ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं या आपको फ़ोन पे ही कहते हैं कि डॉक्टर हमें ये चीज़ें बता दो? क्या फ़ोन पे ट्रीटमेंट हो सकते हैं? फ़ोन पे ट्रीटमेंट, अब हमारे केस में ऐसा है कि मुझे तो मेरे हर बच्चे का कंटिन्यूअस माइंड में स्ट्रेस रहता है कि वो कैसी होगी या कैसा होगा। तो कई बार मैं ही पेरेंट्स को बोलती हूँ कि मैं डिस्चार्ज कर रही हूँ, लेकिन घर पे यू बी इन टच विद मी। मुझे हर बुखार बताना है, मुझे हर शुगर स्पाइक बतानी है, क्या खा रहा है, पॉटी हुई है नहीं हुई है, ये मुझे बताते रहना है। बट कई बार दिस हैपेंस इन इंटेंसिव फेजेस व्हेन आई एम रियली वरिड अबाउट द चाइल्ड। कई बार ऐसे होता है कि इतनी इंटेंसिव चीज नहीं होती है, इतनी अर्जेंट चीज नहीं होती है, बट पेरेंट्स आर पैनिकिंग। कई बार ऐसे होता है कि
ट्रीटमेंट रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बट हमारा बच्चा फर्स्ट आ गया, स्कूल कैप्टन बन गया, सो दे वांट टू शेयर दैट न्यूज़ विद यू. सो देयर इज ऑल काइंड ऑफ फोन कम्युनिकेशन व्हिच इज मोस्टली वेलकम. सो आजकल की पेरेंटिंग के अकॉर्डिंग क्या आपके पास ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं जो बच्चों की केयर को लेके केयरलेस है? केयरलेस नहीं बोल सकते, बट ये ज़रूर होता है कि कैंसर नाम सुन के इतना डर जाते हैं एंड उसके अराउंड इतना स्टिग्मा है कि जैसे होता है ना, मन में ये आता है कि कैंसर है तो डेथ सेंटेंस है. जी बिल्कुल. तो वो डर मन में बैठ जाता है. तो ऐसे ज़रूर होता है कि किसी फिजिशियन ने, किसी बच्चों के डॉक्टर ने उनको बताया हो कि कैंसर का डाउट आ रहा है, लेकिन पेरेंट्स ने इग्नोर कर दिया या अवॉइड कर दिया या डर गए, इसीलिए मुझ तक नहीं आए. तो डांट डपट के जैसे भी करके बोलना ही पड़ता है. इनफैक्ट जीरकपुर से एक फैमिली थी जी, जिनके बच्चे को ब्लड टेस्ट में कैंसर था. उन्होंने तो मेरी मिन्नतें करा दी कि ट्रीटमेंट करवा लो, कहीं तो बच्चे को किसी हॉस्पिटल ले जाओ. बट वो क्यों नहीं करवा रहे थे? उनका ये कहना था कि मैडम बच्ची बिल्कुल ठीक है, खेल रही है, ये कैंसर नहीं हो सकता. मतलब वो बिलीव ही नहीं करना चाह रहे थे. सो मेरा क्वेश्चन यही आपसे आ रहा था कि कैंसर का नाम सुनते ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इट्स इज इक्वल टू द डेथ. जिन फैमिलीज पे बीत रही होती है उनका क्या हाल होता है मेंटली और फाइनेंशियली? मेंटली आई थिंक कैंसर का डायग्नोसिस ही पूरी दुनिया हिला देता है. मतलब वो जो हम मूवीज में सुनते हैं ना कि पैरों के तले की जमीन खिसक गई. मतलब जब आप किसी पेशेंट से बात कर रहे हो, हमारे लिए ये रोज की बात है किसी को ये डायग्नोसिस बताना, किसी को बताना कि ट्रीटमेंट कैसा चलेगा. इट इज आवर जॉब फॉर अस, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि उस दिन, उस मोमेंट पे जब हमारे चेम्बर में वो फैमिली बैठी हुई है जी, that is a moment they will remember for the rest of their lives, because at that point their life was never the same. It changed. So it's very important to be graceful, to be accommodating. And कैसा होता है ना कि धीरे धीरे जब डायग्नोसिस बन जाती है, फोकस हमेशा बच्चे पे होता है जी. मैं हर फैमिली को ये एनकरेज करती हूँ, स्पेशली मदर्स, पेरेंट्स, की केयर गिवर फटीग इज वेरी कॉमन. क्योंकि आपको कोई नहीं पूछ रहा, बच्चे को कैंसर है, सारी केयर, सारा प्यार उसको मिल रहा है, माँ बाप को कोई नहीं पूछ रहा. एंड खुद को भी गिल्टी फील होता है कि मैं कैसे खुद की बात कर सकती हूँ जब बच्चे को ऐसा हो रहा है. हाउ कैन आई इवन से दैट आई एम टायर्ड? हाउ कैन आई इवन से दैट आई डोंट वांट टू डू दिस एनीमोर? व्हाट अ हॉरिबल पेरेंट आई एम? हाउ कैन आई इवन से कि मेरे पास पैसे नहीं है? तो ये चीजें ना, यू शुड गिव योर सेल्फ अ लॉट ऑफ ग्रेस. दुनिया में ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चे की बेहतरी नहीं चाहता है, बच्चे की इम्प्रूवमेंट नहीं चाहता है जी. ऐसी भी फैमिलीज मेरे पास आई हैं कि डॉक्टर साहब अगर थोड़ा भी बचने का चांस है, हम ज़मीन बेचेंगे, हम खेत बेचेंगे, आप ट्रीटमेंट करो. ऐसी भी फैमिलीज हैं जो कहते हैं कि हमारे पास जी एक तो छठा बच्चा है, 5 और हैं, आप इसको जाने दो. ऐसे भी हैं. तो ये एज अ डॉक्टर इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू, बट वो ये कि हमने भी एक्सेप्ट करना है, हर फैमिली की शॉर्टकमिंग है. एंड जैसे आपने बोला कि वो डायग्नोसिस से ना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बच्चे भी आजकल इतने स्मार्ट हो गए हैं, दे वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन केयर टेकिंग. चिंटू से हमारे 4-5 साल के बच्चे हैं, उनको पता है कीमोपोर्ट में आज मेरी कौन सी सिस्टर पिक करने वाली है, जो पिक लाइन है उसमें कौन सी सिस्टर पिक करने वाली है, डॉक्टर कृतिका की सैम्पलिंग होती है तो मुझे दर्द नहीं होता, उनको बुला लो. दे नो ऑल द वर्ड्स ऑफ कीमोथेरेपीज, दे नो व्हाट्स हैपनिंग विद देम. सो बच्चों को भी आजकल बहुत समझ आने लग गई है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम ये ध्यान रखें कि सबकी मेंटल हेल्थ ठीक है एंड इट्स ओके. अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, आपसे कोई गलती हो रही है, इट्स ओके. यू आर जस्ट ह्यूमंस. गिव योरसेल्फ ग्रेस. अंडरस्टैंड कि आपने अपने बच्चे के लिए बेस्ट किया हुआ है जी. हम मेंटल लेवल की बात कर रहे थे. चलो पेरेंट्स को तो पता है कि मेरे बच्चे को कैंसर हो गया है. क्या बच्चों को भी पता चलता है कि मेरे को क्या बीमारी हुई है, और उनके पेरेंट्स उनको मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं? जो ओल्डर बच्चे रहते हैं 8, 9, 10 साल के, उनको अवेयरनेस बिल्कुल रहती है. पेरेंट्स बच्चों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं. सी दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स. जब भी हमारे साथ, फॉरगेट चिल्ड्रन, एज अ ह्यूमन बीइंग, जब हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, विच हैपन्स अ लॉट इन हॉस्पिटल्स. कैंसर का डायग्नोसिस ऐसा है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते.
such people will always try to find control in other things, like the day they want to get admitted, जी the bed they want to get admitted, the nurse they want to be treated by, the doctor they want to be treated by. इन छोटी छोटी चीज़ों में वो अपना कंट्रोल वापस गेन बैक करते हैं. This is their way of feeling in charge of what's happening to them. So you should encourage those things. और one of the reasons why I love my job is कि बच्चों को ट्रीट करने में जो खुशी है ना कि वी हैव दिस वेरी अडोरेबल बेबी नाउ, उसके माँ बाप उसके लिए हर बार हर एडमिशन में एक नया गिफ्ट लेके आते हैं साथ में. तो वन टाइम ही गॉट अ वॉकी टॉकी एंड द मोमेंट आई एंटर्ड हिज रूम फॉर राउंड्स he said no Dr. Kritika आपका वॉकी टॉकी लो, बाहर जाओ, बाहर से राउंड करो. and then I'm like हाँ hello baby how are you feeling today, over. then he's switching it on, I'm feeling okay, over. मैं कहा आज fever आया, over. नहीं आया, over. and then he took the walkie talkie back. It's so endearing और इतना सीखने मिलता है बच्चों से. this joy that every small child gives to you. उनको नहीं फर्क पड़ता उसको ब्रेन कैंसर है, ब्लड कैंसर है, लिम्फोमा है. बच्चों को खुश रहने से मतलब है. आप देखोगे कि बच्चे को बुखार है, कुछ भी हो रहा हो, कीमोथेरेपी मिल रहा हो, उसको खेलने से मतलब है. द मोमेंट वन मोमेंट उसको कीमो लग रही होगी, दूसरी मोमेंट वो आपके साथ खेलने के लिए कॉरिडोर में भागेगा. दैट्स व्हाई इट्स माय मोस्ट फेवरेट थिंग टू डू ऑन दिस प्लैनेट. कैंसर जब सुनने में ही आता है पेरेंट्स को, फाइनेंशियली कितना ब्रेक करता है? फाइनेंशियली कैंसर का डायग्नोसिस बहुत टॉक्सिक है. बिकॉज आजकल जो थेरेपीज आ गई है, जो मॉडर्न थेरेपीज आ गई है, इम्यूनोथेरेपीज, टारगेटेड थेरेपीज, जो हम पहले बात कर रहे थे कि जो स्टेज 4 कैंसर्स में भी क्योर रेट देती है, दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट एवरी फैमिली कैन अफोर्ड दिस. बेसिक कैंसर्स का ट्रीटमेंट अफोर्डेबल है एंड आजकल गवर्नमेंट की स्कीम्स भी बहुत हैं. जैसे हमारे हॉस्पिटल में ही ECHS है, CGHS है, हरियाणा गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट का सपोर्ट है. लॉट ऑफ NGOs आर देयर दैट आर हेल्पिंग चिल्ड्रन डील विद दिस डायग्नोसिस. बहुत सारी NGOs इतनी हेल्प तक कराती हैं कि अपने सेंटर से हॉस्पिटल तक लेके जाना, हॉस्पिटल से वापस लेके आना, इन सब में भी हेल्प करते हैं. मतलब छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा जाता है. सो ये जो NGOs होती हैं जैसे आपने बताया, बट आजकल सोशल मीडिया पे हम काफ़ी कुछ देखते हैं. ये NGOs एक्चुअल में वर्क करती है कि नाम की ही बनी होती हैं? एक NGO which is specially close to my heart is Can Kids. I have worked with Can Kids very very closely throughout my career. They have a wonderful pro child vision. आप जहाँ भी जाएंगे, कैन किड्स विल बी बिहाइंड द चाइल्ड, सपोर्टिंग द चाइल्ड. कोई भी बच्चा हो, कहीं भी हो, कैन किड्स इज गोइंग आउट ऑफ देयर वे कि घर तक बच्चा सेफ पहुंच जाए, जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने बोली है वो मिल जाए, जो इन्वेस्टिगेशंस बोले हैं वो मिल जाए, वो इमोशनल सपोर्ट मिल जाए. इन चीज़ों के लिए भी कैन किड्स ने हमको हेल्प किया है कि कोई बच्चा अचानक से ट्रीटमेंट आने के लिए बंद हो गया तो उसको घर से लेके आओ कि आपने ट्रीटमेंट क्यों बंद कराया, बच्चे का वापस रीस्टार्ट कराओ. सो दे आर गोइंग अबव एंड बियॉन्ड. दे आर डूइंग एन MOU विद पंजाब गवर्नमेंट ऑल्सो टू हेल्प चिल्ड्रन विद कैंसर नाउ. वैसे ये बेसिकली NGO है कहाँ की? ये आई थिंक दिल्ली की है. द ओनर हरसेल्फ इज अ कैंसर सर्वाइवर, चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर. पूनम बगई नाम है उनका. सो जो ये पेरेंट्स या कोई भी हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा है तो उनके लिए ये NGO के लिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर ज़रूर डालेंगे ताकि अगर किसी को भी ज़रूरत है तो उन तक ज़रूर पहुंच सके. और बहुत सारी NGOs हैं जो कैंसर की बच्चों की हेल्प करती है. आई विल हेल्प यू विद द नंबर्स. श्योर. कहते हैं फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं है, बट एक स्टेप आगे जाएं तो रिश्तेदार भी आते हैं. क्या रिश्तेदार भी हेल्प करते हैं इस ट्रीटमेंट में, मेंटली, फाइनेंशियली? इंडिया में मैंने ये देखा है कि रिश्तेदार ना गड़बड़ बहुत करते हैं. उनका ये होता है कि अरे कैंसर हो गया, कोई बात नहीं, हमारे घर में वो एक्स था, उन्होंने तो आयुर्वेद ले लिया, उससे पूरे ठीक हो गए, वो बाबा हैं मैक्लियोडगंज में, वहाँ जाओ, वहाँ ट्रीटमेंट कराओ, सब सही हो जाएगा. और वो ना जो माँ बाप का वो फेज होता है वो बहुत वल्नरेबल होता है. एनी पेरेंट हु इज डायग्नोज्ड विद दिस डिसीज वांट्स टू हियर कि बच्चा पूरा ठीक हो जाएगा, और वो उल्टी सलाह देते हैं. उस वल्नरेबल स्टेज में दे फॉल फॉर दिस. तो वो बिल्कुल इन चीज़ों के पीछे कि आयुर्वेद करा लो, बाबा के पास चले जाओ, इसमें बहुत गुमराह करते हैं. ऑफ कोर्स अच्छे रिलेटिव्स भी होते हैं. इफ़ योर लव्ड या डियर वन इज डायग्नोज्ड विद कैंसर, ट्राई टू गिव देम इमोशनल सपोर्ट, ट्राई टू गिव देम फाइनेंशियल सपोर्ट. नहीं कुछ तो
हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करने ही आ जाओ जब ज़रूरत पड़े जी तो। जी बिल्कुल। आजकल कुछ सो कॉल्ड बाबाज हैं जिसके पास लोग जाते हैं और वो कहते हैं कि झाड़े से ठीक हो जाता है। क्या ये एक्चुअल में होते हैं ठीक, मिरेकल है या क्या है, ये जस्ट एक मिथ है? इसमें मैं ऐसे सोचती हूँ कि देखो, बाबा के पास जाना, आयुर्वेद करना, ये बुरी बातें नहीं है, बट साथ में मेन ट्रीटमेंट मत छोड़ो। अगर तुमको किसी चीज़ पे श्रद्धा है, कुछ करके पॉजिटिविटी मिलती है, इट कैन बी एनीथिंग फॉर एनीबडी। किसी के लिए भगवान हो गए, किसी के लिए बाबा हो गए, करो ये चीजें, बट साथ में डॉक्टर का साथ मत छोड़ो। जी, ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट छोड़ के वही करने लग गए, उसी पे सारा भरोसा करके बच्चे का नुकसान मत करो। जैसे एक वृंदावन में बाबा जी हैं, उनकी एक रील में देख रहा था, तो उन्होंने, उनके पास एक लेडी आई, वो कहती जी मेरे को ऐसे ऐसे पेन है, तो वो बाबा जी बोल रहे हैं मेरे से क्यों डिस्कस कर रहे हो, मेरा खुद ट्रीटमेंट डॉक्टर से चल रहा है। वही ना, तो अगर जब कोई किसी को ये मिसगाइड ना करे कि ये कर लो जी, डाइट से ही कैंसर ठीक हो जाएगा, श्रद्धा से ही कैंसर ठीक हो जाएगा, ये सारी चीजें बॉडी में पॉजिटिविटी लाने के लिए है, ये कैंसर को क्योर करने के लिए नहीं है। सो कैंसर डॉक्टर ही क्योर कर सकता है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट क्योर कर सकता है। एक जैसे हम जब भी कैंसर के बारे में सुनते हैं तो कीमोथेरेपी का भी नाम आता है। क्या ये बच्चों के लिए कीमोथेरेपी पेनफुल है? कीमोथेरेपी का प्रोसेस इटसेल्फ पेनफुल नहीं होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल सलाइन जैसी ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो उससे उल्टी होना, पेट दर्द होना, बाल झड़ना, ये सब हो सकता है, बट कीमोथेरेपी पेनफुल नहीं होती। सो एक आप मेरे को बता रहे थे कि शिमला की एक ऑर्फनेज की स्टोरी, सो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए मेरे। सो देयर इज़ अ ऑर्फनेज इन शिमला। वहाँ पे एक 1.5 महीने का बच्चा कोई माँ बाप छोड़ के चले गए, और उस बच्चे को उसकी बैक में ट्यूमर था। अब वो जो ट्यूमर है, उस जो नेचर है उस ट्यूमर का, वो पूरी तरह से ठीक हो सकता था। अब ये एग्जैक्टली नहीं पता कि ट्यूमर था इसीलिए छोड़ के गए या वो बाद में पता चला, बट फिर वो ऑर्फनेज वाले मिसगाइड हो गए, वो सर्जन के पास चले गए, सर्जन ने ऑपरेट कर लिया, तो उनको लगा पूरी तरह से ठीक हो गया। जी, ये भी एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, जैसे ब्रेन ट्यूमर्स हो गए, ये बोन ट्यूमर्स हो गए, बैक या स्पाइन के ट्यूमर्स हो गए। कई लोगों को लगता है कि सर्जरी हो गई तो पूरी तरह से ठीक हो गया, बट मैक्सिमम ट्यूमर्स में बाद में कीमोथेरेपी जानी चाहिए। एंड कई ट्यूमर्स में सर्जरी सीधा नहीं करते हैं, पहले कीमोथेरेपी करते हैं, उसको छोटा करते हैं, फिर सर्जरी करते हैं। तो इस बच्चे की सर्जरी हो गई और वो ट्यूमर फिर बाद में वापस आ गया। फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज में गया, वहाँ से मुझे कॉल आई, क्या मैं उनसे वहाँ के डॉक्टर से पहले एक बार मिली हुई थी, उनकी कॉल आई कि मैम ऐसा ऐसा बच्चा हमारे पास आया हुआ है, आपके पास तो नहीं भेज सकते क्योंकि बच्चे का करने वाला कोई नहीं है। तो उनको मैंने टेलीफोनिकली गाइड कर दिया था, उसकी सारी कीमो मैं लिख लिख के भेजती थी कि आज उसको ये लगनी है, आज उसको वो लगनी है। नाउ दैट बेबी इज डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो ये बिल्कुल फाइन है वो बेबी। जैसे आपने कहा कि एक बार लोग सोचते हैं कि ट्यूमर रिमूव हो गया तो वो अब रिलीफ है, बट ये दोबारा से भी पनपता है। यही कारण है कि ट्रीटमेंट जो एडवाइज्ड है, मेक श्योर कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट इन्वॉल्व्ड हो, बच्चे का कैंसर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व्ड हो। यस, कई कैंसर्स का ट्रीटमेंट सर्जरी होता है, बट मैक्सिमम कैंसर्स में आगे या पीछे कीमोथेरेपी, रेडिएशन भी जाती है। तो मेक श्योर कि सिर्फ सर्जरी करके वहाँ काम खत्म हो जाए, ऐसे ना हो, क्योंकि वो कैंसर सेल्स टूट के कहीं खून में चले गए हैं जो स्कैन्स में नहीं दिखते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि कोई बच्चे का कैंसर स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व हो। बीमारी तो कोई भी अच्छी नहीं है, बट खासकर कैंसर की जब भी कोई बात होती है या किसी पर्सन को पता चलता है कि मेरे को कैंसर है, उसे ये सुसाइडल थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि अगर जैसे अब हम पहले बात कर रहे थे, दैट फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, दैट फीलिंग व्हाई मी, जो हम ये बात कर रहे थे कि जी मैंने कभी स्मोक नहीं किया, कभी ड्रिंक नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, या मेरे बच्चे के साथ ऐसे क्यों हो रहा है। ये थॉट इटसेल्फ कि जब हमने कुछ किया ही नहीं है। हमारे पास एक 20 दिन का बच्चा था जिसको ब्लड कैंसर था, उस बच्चे ने क्या किया होगा जीवन में कि उसको कैंसर हो गया। तो ये थॉट कि हमने जब ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो हमारे साथ क्यों हो रहा है, दैट इज़ अ वेरी सैड एंड लोनली थॉट। एंड आजकल जो हमारी सोसाइटी है वो इतनी आइसोलेटिंग हो गई है। पहले ऐसे होता था कि हर छोटी बीमारी पे 100 लोग भाग के आते थे। अब हम सब इतने अकेले हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, फैमिली का बैकअप इतना नहीं रहा, तो बहुत अकेला फील होता है इस डायग्नोसिस में।
सो क्या पॉजिटिव ऑरा होना, मैनिफेस्टेशन होना या किसी की काउंसलिंग मिलना ये कैंसर हील करने में हेल्प करता है? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो आई हैव मेड इट अ रूल कि मेरे पास जो भी बच्चा आता है मेरे पास कलरिंग किट्स रेडी होती हैं। जी। आई इवन हैड अ लेडी जो आके सिंगिंग कराती थी, डांसिंग कराती थी सबकी, अंताक्षरी खिलवा देगी, स्टोन पेंटिंग, रॉक पेंटिंग, जी। क्योंकि वो इतना हॉस्पिटल में आना ये प्रोसेस ही फैमिलीज के लिए इतना इमोशनली ड्रेनिंग होता है। मैं नहीं चाहती कि हॉस्पिटल आना शुड बी समथिंग दैट दे आर स्केयर्ड ऑफ। आई वांट कि हॉस्पिटल आने को दे लुक फॉरवर्ड टू। कोई बच्चा वहाँ बैठ के मंडला आर्टी कर रहा है। देखो मिशेल ओबामा है सेड दिस कि जब तक आप अपना हाथ बिजी रख रहे हो ना तो दिमाग नहीं चलता। सो कीप योर हैंड्स बिजी, दैट्स व्हेन यू विल नॉट गेट नेगेटिव थॉट्स। वही कि अपने आप को बिजी इतना रखो, अपने माइंड को उस नेगेटिव थॉट्स के तरफ डाइवर्ट मत करो, तो आप हील कर सकते हो हर चीज को। इंश्योरेंस ये बड़ा आजकल लोग डाउटफुल रहते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स भी हम रीड करते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आता है, सोशल मीडिया पे भी आता है कि हमने जी इंश्योरेंस ली थी, उन्होंने हमें जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। ये जो आजकल इंश्योरेंस चल रही है, क्या ये कैंसर को भी बीच में कवर करती हैं? और कौन सी इंश्योरेंस लेनी चाहिए? ये देखो हर इंश्योरेंस का अलग अलग है। कुछ कुछ इंश्योरेंस कवर करती हैं, कुछ कुछ नहीं करती हैं। बिफोर यू बाय एन इंश्योरेंस बी वेरी श्योर कि उसमें कैंसर्स और ये इलनेसेस कवर्ड हैं। बी श्योर उसमें मॉडर्न थेरेपीज कवर्ड हैं, क्योंकि कई इंश्योरेंसेज में नीचे लिखा हुआ होता है कि मॉडर्न ट्रीटमेंट्स विल ओनली बी सपोर्टेड अप टू 2 लाख, अप टू 4 लाख। तो हमारी लिमिट लग गई। हाँ, लिमिट लग गई। तो और हमारे इसमें जैसे इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज के इंजेक्शंस क्वाइट एक्सपेंसिव होते हैं और वो क्वाइट फ्रीक्वेंटली जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपके जो वो सब टेक्स्ट है इंश्योरेंस में वो कवर्ड होना चाहिए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे का इंश्योरेंस जरूर कराओ, बिकॉज बहुत सारी फैमिलीज मेरे पास ऐसी भी आती हैं जिनके पास बच्चे खुद का इंश्योरेंस है लेकिन बच्चे का नहीं है। ऐसी भी फैमिलीज हैं जिनका बच्चा बर्थ से इंश्योर्ड है। सो जिनका बच्चा बर्थ से इंश्योर्ड है उनको वो दैट इज वन लेस थिंग टू वरी अबाउट। कि सबसे पहला क्वेश्चन, जब किसी फैमिली के पास इंश्योरेंस नहीं होता है और उनको कैंसर का डायग्नोसिस बताओ, सबसे पहला सवाल होता है डॉक्टर साहब खर्चा कितना होगा। जब किसी फैमिली के पास इंश्योरेंस होता है और आप कैंसर का डायग्नोसिस बताओ, सबसे पहला सवाल होता है मेरा बच्चा ठीक होगा कि नहीं। सो मनी ब्रिंग्स दैट मेंटल पीस टू यू। सो मेरा क्वेश्चन यही आपसे आ रहा था कि न्यूबॉर्न बेबी का बिल्कुल पैदा होते ही इंश्योरेंस हो जाता है? बिल्कुल, कुछ कुछ इंश्योरेंसेस हैं जो न्यूबॉर्न बेबीज को भी कवर करते हैं। जितना जल्दी हो सके यू शुड गेट योर बेबी इंश्योर्ड, बिकॉज लाइक आई सेड कि कुछ कुछ कैंसर्स का इतना अच्छा क्योर रेट है। एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अ चांस टू लाइफ। सो मेरे को एक थॉट आया अभी कि जब भी न्यूबॉर्न बेबी किसी की भी फैमिली में हुआ है, जो रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स गिफ्ट लेके आते हैं, इंस्टेड ऑफ गिफ्ट समथिंग तो उसे इंश्योरेंस गिफ्ट कर दो, तो वो सबसे बढ़िया है, ताकि उसकी लाइफ बड़ी इजी रहे। सो ये मैं भी एडवाइस करूंगा लोगों को कि इंश्योरेंस गिफ्ट करना स्टार्ट करें न्यूबॉर्न बेबीज को। सो जैसे अब हमने ये कैंसर के बारे में हम बात कर रहे हैं, व्हाई कैंसर मेडिसिन्स आर सो एक्सपेंसिव, और खासकर मेडिकल स्टोर्स भी उसे महंगी करके भी बेचते हैं, ऐसा क्यों? देखो इन मेडिसिन्स को बनाने के लिए अब रिसर्च इतनी ज़्यादा आने लग गई है। देयर इज़ अ न्यू ड्रग कमिंग एवरी 2-3 years एंड दीज आर लाइफ चेंजिंग ड्रग्स। मतलब अगर आपको फाइनेंशियल इशू नहीं है, ड्रग प्रोक्योरमेंट का इशू नहीं है, हमने लोगों की जिंदगी बदलते हुए देखी है इन दवाइयों से। एंड एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस। जितना जो बंदा वहाँ बैठ के लैब में अपना दिमाग लगा रहा है ये ड्रग को बनाने के लिए, दैट पर्सन डिजर्व्स अ फेयर प्राइस। R&D चलती है, राइट। जो कंपनी उसके पीछे इतनी मेहनत लगा रही है, दैट कंपनी डिजर्व्स अ प्राइस। MRP तो ब्रेड की भी है, बिस्किट की भी है। बिल्कुल। जो फार्मेसीज हैं, ये जो ड्रग्स हैं ये MRPs पे बिक रही हैं। सो इट वुड बी ग्रेट अगर जो हमारी गवर्नमेंट है ये MRPs को कंट्रोल कर ले। इफ दे ट्राई टू ब्रिंग, जैसे ही कोई ड्रग जेनेरिक हो जाता है, यस उसका प्राइस कम डाउन हो जाता है, बट इट वुड बी ग्रेट इफ वी गेट सम हेल्प इन रिड्यूसिंग द MRPs ऑफ दीज ड्रग्स एंड मेकिंग इट एक्सेसिबल टू एवरीबडी। बहुत समय पहले एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चला था। उस कैंपेन में था कि इस पर्टिकुलर बेबी को ये इंजेक्शन लगना है और वो इंजेक्शन की कॉस्ट है 14 CR समथिंग कुछ, और उसके लिए वो फंड रेज कर रहे थे। ये ऐसे कौन से इंजेक्शन है जो इतने महंगे महंगे भी जाते हैं? ये जिस डिस्क्रिप्शन से आप बता रहे हो मोस्ट लाइकली जीन थेरेपी का कोई इंजेक्शन होगा। अब
इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये इंजेक्शन बॉडी में जाके जेनेटिक मेकअप ही चेंज कर देता है, तो इसकी प्राइस तो इतनी एक्सपेंसिव होगी। बट वही है कि अब ये जो इम्यूनोथेरेपीज, टारगेटेड थेरेपीज, द वंस दैट वी आर डिस्कसिंग, दे गो एंड वर्क एट द सेलुलर लेवल। ये एक कैंसर सेल पे जाके बैठ के उस पर अटैक कर रहा है। बच्चों के ब्लड कैंसर्स में अब ऐसी ट्रीटमेंट आ गई है, जैसे पहले ट्रांसप्लांट्स करते थे वैसे अब कार-टी सेल थेरेपीज आ रही हैं। तो ये भी एक इंजेक्शन ही है लगाने के लिए, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि कार-टी सेल्स क्या करता है, आपकी ही इम्यूनिटी को कैंसर सेल्स के अगेंस्ट टर्न कर देता है। दिस इज सच अ लाइफ चेंजिंग डिस्कवरी। तो ये महंगी तो होंगी ये सारे ड्रग्स ना जी। सो डॉक्टर कृतिका, आपने अपना करियर कब स्टार्ट किया और आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है? फॉर मी माई इंस्पिरेशन वर माई पेरेंट्स, बोथ माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स। तो उनको ही देख के बड़े हुए हैं, तो आई थिंक दैट वाज द नेचुरल चॉइस कि डॉक्टरी ही करनी है। एंड प्लस मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है जी। जैसे कुछ लोग टाइम पास के लिए टीवी देखते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, मैं टाइम पास के लिए पढ़ाई करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि क्या नया आया है, ये पढ़ लो, कौन सी नई दवाई आई है, कौन सा नया डायग्नोसिस आया है। आई लव रीडिंग इन माई फ्री टाइम। आई स्टार्टेड विद माई MBBS in 2006 and I started working with pediatric cancers in 2014. So it's been almost 10 years now. कोई ऐसा केस आपके पास आया हो जो आपको लगा हो कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये रहा है? बहुत पहले हमारे पास एक HIV पॉजिटिव बच्चा आया था। बच्चों में भी HIV होती है, तो उसकी मदर को HIV था तो बच्चे को भी HIV था। एंड देयर आर सम लिम्फोमास जो HIV पॉजिटिव बच्चे में कॉमन होते हैं जी। तो वो मतलब उस फैमिली की स्टोरी इतनी एंडियरिंग थी कि टू सी द मदर स्ट्रगल विद HIV, टू सी द चाइल्ड स्ट्रगल विद HIV एंड विद लिम्फोमा, वी अल्टीमेटली, बहुत साल पहले की बात है, वी अल्टीमेटली लॉस्ट दैट बेबी बिकॉज ऑफ HIV। बट उनको देख के मतलब वो पता चलता है ना कि लोगों की लाइफ के स्ट्रगल पता चलते हैं, वो चैलेंजिंग रहा आपके लिए, चैलेंजिंग और हार्ट ब्रेकिंग एट द सेम टाइम। आजकल AI का ज़माना है, लोग हर चीज़ पहले गूगल से पूछते थे, अब AI से पूछना स्टार्ट कर दिया। तो ये AI वर्सेस डॉक, इस पे आपका क्या रिव्यू है? सो AI का ऐसे है, आई फील दैट AI इज अ गुड डायग्नोस्टिशियन बट नॉट अ गुड क्लिनिशियन, है ना। AI आपको, आप स्कैन अपलोड कर लो या सिम्टम्स उसमें डाल दो तो वो आपको मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस तो ज़रूर बता देगा, बट ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर नहीं बताना है। अभी मेरे पास एक फैमिली थी जो द पेशेंट वाज नॉट डूइंग वेल, तो वो कहते हैं OPD में आके कि हमने सारे इनके स्कैन्स ChatGPT में डाल के देखे और ChatGPT तो कह रहा है कि स्कैन्स बेटर हो रहे हैं जी। मैं कहा पेशेंट को तो हम देख रहे हैं ना, तो वी नो कि पेशेंट ओवरऑल भी तो देखना है। यू हैव टू सी, आज फीवर है, कल खांसी है, आज ब्लड प्रेशर डाउन है, तो ये चीज़ें आपको डॉक्टर ही हेल्प कर सकता है, बिकॉज वी आर लुकिंग एट यू एज अ होल। ChatGPT इज लुकिंग एट यू एज अ क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स और अ स्कैन जी। खासकर हेल्थ केयर में क्या आपको भी ये फील होता है कि लोग ज़्यादा AI पे विश्वास करने लग गए हैं इस टर्म में? एब्सोल्युटली, बिकॉज समहाउ हमारी वो थिंकिंग ये होती है ना कि मशीन ने बोला तो सच होगा, कंप्यूटर ने बोला तो सच होगा, गूगल ने बोला तो सच होगा। सो आई ऑलवेज फील कि बिफोर बिलीविंग एनीथिंग, बी इट रिश्तेदार, बी इट ChatGPT, मेक श्योर यू फैक्ट चेक, मेक श्योर कि आप अपनी गट फीलिंग फॉलो करो और मेक श्योर कि आप अपने बच्चे का नुकसान नहीं करो। जो भी आपको लग रहा है एक बार डॉक्टर से बात जरूर कर लो, वो सलाह माननी है या नहीं माननी है वो बात की बात है। अगर मैंने कोई फूड भी बनाना हो तो मैं शेफ की सलाह लूंगा, मैं एक वेल्डिंग वाले की सलाह तो नहीं लूंगा। सो सेम एज इट इज इन योर थिंग। इंडिया बहुत बड़ा है, आबादी तो हमारी दुनिया में नंबर 1 है। सो अभी थोड़ा ज्योग्राफिकल डिस्कस करते हैं कि ज्योग्राफिकल अभी इंडिया में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कैंसर की क्या रेशो है? जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, धीरे धीरे सारे जो सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चों के कैंसर ट्रीट होते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैंसर रजिस्ट्री। अब पहले सारे सेंटर्स अपने कैंसर्स नोट नहीं करवाते थे, अब धीरे धीरे कैंसर रजिस्ट्री ज़्यादा बनने लग गई है, डेटा एंट्रीज होने लग गई हैं। तो मैक्सिमम डेटा आई बिलीव दिल्ली से, महाराष्ट्र से आ रहा है, बिकॉज वहाँ मैक्सिमम सेंटर्स हैं, बट नाउ ऑल सेंटर्स आर पिकिंग अप। पंजाब से डेटा हैज स्टार्टेड कमिंग अप, सो डेटा इज देयर एवरीवेयर, चाइल्डहुड कैंसर इज देयर एवरीवेयर।
टाइप ऑफ कैंसर में Yes, डिफर, yes. कौन सी एरिया में कौन सा कैंसर है, ये ज़रूर फ़र्क पड़ सकता है. व्हेन आई वाज इन महाराष्ट्र, तब वहाँ पे हम ल्यूकीमियाज, लिम्फोमा ज़्यादा देखते थे, जी. ब्लड डिसऑर्डर ज़्यादा देखते थे. व्हेन आई वाज इन राजस्थान, तब वहाँ पे ये आँखों के कैंसर्स ज़्यादा होते थे, बहुत फ्रीक्वेंट आते थे. जी. नाउ इन पंजाब आई हैव स्टार्टेड सीइंग अगेन ल्यूकीमियाज, लिम्फोमाज, यहाँ ब्रेन ट्यूमर्स आते हैं केसेस. सो इट डिफर्स फ्रॉम एरिया टू एरिया. जी. सो देर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर कमिंग अप नाउ, जैसे इनफॉग हो गया, ICCI हो गया. ICCI इज इंडियन चाइल्डहुड कैंसर इनिशिएटिव. जी. उसमें हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ मोहाली में, मुझे पता है बच्चों का कैंसर कैसे ट्रीट करना जी. है. लेकिन कोई बच्चा किसी आंगनवाड़ी में चला गया, वहाँ कोई आशा बैठी है, जी. उनको नहीं पता कैंसर कैसे ट्रीट करना है, कैसे पहचानना है. तो लेकिन मैक्सिमम बच्चे तो जा आशा के पास रहे हैं, मेरे पास तो कोई पढ़ा लिखा आएगा. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर आशा तक, हर PHC, हर CHC में जो डॉक्टर बैठे हैं, जो नर्सेज बैठी हैं, उनको बेसिक ये अवेयरनेस हम सिखाएं कि कैंसर के साइंस क्या हो सकते हैं, ब्लड टेस्ट में क्या देखना है, बच्चे को चेक क्या करना है, और अगर कैंसर का डाउट आ रहा है तो नेक्स्ट क्या करना है. आप जिस एरिया में बैठे हो वहाँ आसपास सबसे पहला कैंसर का डॉक्टर कौन बैठा है, आप किसके पास भेज सकते हो, ये सब काम हम कर रहे हैं. सुना है ज़्यादा मीठा खाने से भी कैंसर होता है, ये फैक्ट है या ये मिथ है? देखो, मीठा ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. शुगर इज़ द एनिमी ऑफ योर बॉडी. बट जितना भी आप मीठा कंज्यूम कर रहे हो, दैट विल एक्ट एज अ फूड फॉर विच एवर सेल. बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, सबको एनर्जी, शुगर इज एनर्जी. तो हर चीज़ को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए, चाहे वो कैंसर सेल हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो. तो एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ शुगर इन इटसेल्फ इज नॉट अ गुड थिंग एंड नॉट वेरी हेल्दी. तो वो वैसे ही नहीं करना चाहिए. जैसे आजकल ये स्टीविया या शुगर फ्री चलते हैं, ये कितने हार्मफुल हैं? स्टीविया का अगर आप वो पीछे वाला ये पढ़ो तो देर आर सर्टेन कंडीशंस इन विच इट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड. और ओवर कंजम्पशन ऑफ स्टीविया भी मसल्स के लिए हेल्दी नहीं है. तो इवन दैट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव. बेस्ट तो ये है कि फीका पी लो, या उसमें आप डेट सिरप ऐड कर लो. अगर कुछ आपको मीठा ही खाना है तो डेट सिरप ऐड कर लो, कुछ ऑर्गेनिक मीठी चीज़ उसमें ऐड कर लो. ऐसे कौन से कैंसर हैं जो कभी डिटेक्ट ही नहीं हो पाते, लास्ट स्टेज पे ही पता चलते हैं? ज़्यादातर ये कैंसर्स जैसे किडनी के कैंसर हो गए या बोन के कैंसर्स हो गए, बिकॉज लाइक आई सेड कि इसके सिम्टम्स हम थोड़े लाइटली ले लेते हैं. इवन ब्लड कैंसर कई बार ऐसे होता है कि बच्चे को फीवर आए जा रहा है, तो कोई भी माँ बाप सबसे पहले ये नहीं सोचेगा ना कि अच्छा मेरे बच्चे को कैंसर है, बिकॉज यू वुडंट थिंक कि बच्चों में कैंसर होता भी है. तो 2-3 महीने बीत जाएंगे, टेस्ट में आए जा रहा है कि कैंसरस लग रहा है, कैंसरस लग रहा है, बट पेरेंट्स को वो अवेयरनेस नहीं है या अलर्ट नहीं है. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं. नॉनवेज खाने से कैंसर होता है, खासकर रेड मीट? रेड मीट जो है इट इज़ ओवरऑल हार्मफुल फॉर योर कार्डियक हेल्थ. हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है. तो ओवर कंजम्पशन कैंड फूड्स की, एनी कार्बोनेटेड ड्रिंक, कोलाज हो गई, सारे बच्चे पी रहे हैं इनको. ये इतने शुगर रिच रहते हैं. जो भी चीज़ ढक्कन में आती है वो हेल्दी नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स के साथ आती है. चीज़ेस हो गए, दीज आर ऑल वेरी अनहेल्दी फूड्स. और ये मॉडरेशन में कम से कम वंस इन अ वाइल खाने वाली चीज़ें हैं. सो देखा जाए इंडिया वर्सेस यूरोप, इंडिया में एक कार्बोनेटेड ड्रिंक मिलती है, उसमें फ्लेवर डाला हुआ है. वही सेम ड्रिंक सेम ब्रांड की मिल रही है यूरोप में, और उसमें पल्प डाला हुआ है, ओरिजिनल फ्रूट्स डाले हुए हैं. सो इंडिया में ऐसा क्यों? ये ना आप सब जगह देखोगे, कपड़ों में भी अगर आप देखोगे तो मानो इंडिया में 114 थ्रेड काउंट की शर्ट अवेलेबल है किसी ब्रांड में, वही ब्रांड में वही शर्ट यूरोप में 300 थ्रेड काउंट की अवेलेबल होगी. बिकॉज हमारा सबका एटीट्यूड वो है ना, चलता है कि जब तक खराब नहीं है चलता है. तो ये कोई कुछ बोल नहीं रहा तो वो चले जा रहा है. एडिंग प्रिजर्वेटिव्स टू फूड, एडिंग कलर्स टू फूड, नॉट एडिंग पल्प टू फ्रूट. फ्रूट जूस क्या है? शुगर है बस, इट्स अ शुगर इन अ बॉक्स. तो ये सारी चीज़ें हम एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए होती हैं. जी. ग्रीन टी कैंसर में कितना योगदान डाल रही है? ग्रीन टी
कैंसर में योगदान नहीं डालती है। ग्रीन टी इज अ वेरी हेल्दी ड्रिंक टू हैव, बट ग्रीन टी जिसमें आती है वो डिप बैग, Yes. इट इज अ प्लास्टिक। गरम प्लास्टिक बैग को आप प्लास्टिक बैग को आप गर्म पानी में डाल रहे हो, इट इज माइक्रो प्लास्टिक्स इन योर टी। जी। तो ग्रीन टी अगर आपको लेनी ही है तो लूज टी लीव्स लो, जैसे हम चाय बनाते हैं छान जी। के, वैसे कर सकते हैं। दैट वुड बी अ हेल्दियर ऑल्टरनेटिव। सो वो डिप वाली ऑप्शन को बंद बंद कर दो, राइट। बच्चों को कॉफी देनी चाहिए? ये मैंने भी इस जनरेशन में नया देखा है कि बहुत सारे बच्चे नाश्ते में ही पराठा और चाय ले रहे हैं। कुछ कुछ बच्चे 3-4 साल के बच्चे कॉफ़ी पी रहे हैं। अगेन, शुगर इज़ अ वेरी हार्मफुल थिंग टू गिव, एंड दीज आर नॉट पीडियाट्रिक ड्रिंक्स। चाय और कॉफ़ी बच्चों ने नहीं लेनी चाहिए, इसके अपने अलग हार्मफुल चीज़ें हैं। एंड लाइक आई सेड कि कॉफ़ी का हार्म, जैसे प्रेगनेंसी में अगर मदर बहुत कॉफ़ी कंज्यूम कर रही है तो बच्चे में कैंसर्स, उस मदर के बच्चे में कैंसर्स के रेट ज़्यादा देखे गए हैं। तो इट शोज दैट इट्स नॉट अ हेल्दी ड्रिंक टू हैव। बच्चों की डाइट क्या रखनी चाहिए जिससे उन ये सभी चीज़ों से, कैंसर से दूर रहें? बच्चों में और अडल्ट्स में जितना ज़्यादा हम अपने खाने में मिलेट्स का इस्तेमाल करें, जी। रागी का आटा, मिलेट्स का आटा यूज़ करें, हर खाने के पोर्शन में एक पोर्शन फाइबर का, फ्रूट्स का रखें। जी। हेल्दी मूवमेंट, बच्चों के आजकल सारे स्क्रीन ग्रोइंग किड्स हैं जी। जो हम बचपन में नीचे खेलने चले जाते थे, मोहल्ले के बच्चों के साथ जी। खेलते थे। कितनों के बच्चे आजकल मोहल्ले है ही के नहीं, बच्चों के बिल्कुल साथ भी कोई नहीं नहीं है। जाता है। एवरीबडी स्टक टू देयर स्क्रीन्स। जी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को बचपन से फिजिकली एक्टिव रखना है, हेल्दी मूविंग अराउंड रखना है, क्योंकि जी। बच्चे का नेचर हिलना है एंड खेलना कूदना है। बच्चे का नेचर खेलना कूदना है। जी। स्क्रीन्स पे उनको हम चिपका रहे हैं, बिल्कुल। है ना। तो इसके लिए वी हैव टू मेक श्योर कि हम बच्चे को हेल्दी रखें, मूविंग अराउंड रखें। मेक श्योर कि फ्रूट जूस दे रहे हो उसकी जगह फ्रूट्स खिला दो। जी बिल्कुल, वो प्रिजर्वेटिव्स ना दे, ओरिजिनल चीज ही हम Right, उन्हें दे। right. गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल, इन दोनों में ट्रीटमेंट का क्या फर्क है? मैंने दोनों सेक्टर्स में काम किया है। तो गवर्नमेंट में ऑब्वियसली सबसे बड़ा फायदा ये है कि फाइनेंसेस, अगर फाइनेंसेस हमारे पास नहीं है जी। आजकल ऐसे भी सेंटर्स हैं जहाँ बेस्ट से बेस्ट दवाई कम से कम पैसे में मिल रही है। जी। बट हमने ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है एज अ पेशेंट कि गवर्नमेंट डॉक्टर जो है वो एक दिन में 100-200 पेशेंट देख रहे हैं, है ना। उनके पास टाइम नहीं है कि वो आपको हर चीज़ बैठकर समझाएं, हर चीज़ का मतलब बताएं, जी। है ना। एंड कई बार ऐसे हो जाता है कि टेस्टिंग में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स हैं, इतना ज़्यादा वेटिंग टाइम है। पेट स्कैन, सीटी स्कैन्स के लिए कई कई महीनों बाद की डेट मिलती है, इको के लिए कई कई महीनों बाद की डेट मिलती है। तो you get best of the care but at the price of being patient. You have to be, you have to be patient with your doctors. वहाँ गुस्सा नहीं कर सकते कि आपने इतनी देर की डेट क्यों दे दी और ऐसा क्यों हो गया। आपने पेशेंस रखना है। ये वही हो गया, क्वालिटी अबव क्वांटिटी, ये हो गया। राइट। एंड प्राइवेट सेक्टर में यू विल गेट पर्सनल अटेंशन, योर डॉक्टर इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट योर केस। ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट महंगा है प्राइवेट सेक्टर में, बट देन यू गेट पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, यू गेट 1-to-1 टाइम विद द डॉक्टर, ज़्यादा टाइम मिलता है, और डायग्नोस्टिक्स में इतना टाइम नहीं लगता है। अगर हमारे पास कोई बच्चा आता है कैंसर का तो हमारा डायग्नोसिस मैक्सिमम 1 डे में बन के विदिन 48 आवर्स वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट। जी। एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये रेडिएशन कॉज करते हैं? यस। कैसा है कि रेडिएशन एक्सपोजर से भी कैंसर के इंसिडेंस बढ़ती है। तो कुछ स्टडीज़ ऐसी आई हैं जो बोल रही हैं कि अगर किसी बच्चे को मोर देन 3 एक्सरेज इन अ लाइफ टाइम हुए हैं तो दिस चाइल्ड विल हैव अ हायर चांस ऑफ डेवलपिंग कैंसर। तो ये जो हम चैट जीपीटी की बात कर रहे थे कि अगर चैट जीपीटी बोल रहा है कि एक्सरे करना है, और बहुत सारे पेरेंट्स आजकल करा भी लेते हैं, बहुत सारी हम डॉक्टर तक आने के पहले बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन माँ बाप खुद कर चुके होते हैं, और वो पता चलता है यही से। राइट। तो बिफोर एग्जीक्यूटिंग जो चैट जीपीटी ने बोला है, एक बार डॉक्टर को पूछ लो। जी। सो डॉक्टर कृतिका, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, काफ़ी नॉलेज भी मिली है। आई होप हमारी ऑडियंस भी अंडरस्टैंड करेगी इन सभी चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।